जी सर, शुरू कीजिए। हाँ कुम सिंह जी, आपका बायोडाटा मेरे पास था नहीं, तो मैं आपसे ही जानूंगा। जी बताएं सर। अपने बारे में। कहाँ से हैं आप और आपकी अर्ली जी एजुकेशन कहाँ से हुई? जी सर, मैं जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील से हूँ। और मैंने 1998 में 10वीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांकड़ा से किया। और वहीं से मैंने 12वीं की पढ़ाई किया। और 2001 से 2018 तक मैं भारतीय सेना में रहा। और इस दौरान मैंने 2013 में स्वयं पाठी के तौर पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी सब्जेक्ट में। और मेरी हॉबी बास्केटबॉल खेलना और लोक संगीत सुनना है। अच्छा, 13 में आपने ग्रेजुएशन किया, और जी फिर सर। 13 के बाद? 13 13 के के बाद मैं 2018 मई में रिटायर हुआ हूँ सेना से। अच्छा, सेना से आप मई 2018 में रिटायर हुए हैं। जी सर। तो कैसे ये विचार कैसे आया कि उस सेना से आने के बाद की प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना है? ये कैसे विचार आया आपके दिमाग में? सर, मैं जब सेना के अंदर था उस समय मैंने ऐसा अपना मानस बना लिया था कि मैं जा करके सिविल सेवा में ट्राई कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और इसी दौरान। और उसके बाद मैं लगातार अपनी तैयारी सेना में ही जारी रखा। और फिर मैं पेंशन आने के बाद में आरएएस के लिए उपस्थित हुआ। कोई एक कुम सिंह जी आकर्षण होता है ना, कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना है। कई जी बार ऐसा लगता है कि नहीं, रेपुटेड पोस्ट है, लोग जानते जी हैं, बत्ती वाली गाड़ी मिलती है। जी कोई ऐसा दो फैक्टर जो जिसने आपको आकर्षित किया कि नहीं, इधर ही जाना है मुझे? अ, मेरे 2008-9 के दौरान मैं जब जम्मू कश्मीर में था तो वहाँ पे एक कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अधिकारी थे। उनकी जो मैंने समाज के प्रति डेडिकेशन और उनका जो काम देखा तो उनके साथ में मिला। और दुर्भाग्यवश उनकी उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी बाद में। और फिर मैं उनको देख करके काफी प्रभावित हुआ था। तो उसके बाद में मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ तैयारी और जा सकता हूँ। तो फिर मैंने इधर पता किया कि इसका प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। और फिर मैं आकर के इसके लिए मैं लगातार तैयारी की। तो आपको लगता है कि सेना में तो थोड़ा सा अग्रेशन होता है, और थोड़ी सी उग्रता होगी? आपको जब कमांड मिल गया तो आपको हथियार चलाना, और वो आपका जो अग्रेशन है वो प्रशासन में सही होगा, या प्रशासन में थोड़ी सॉफ्टनेस चाहिए? कि अपने आप को डाल पाएंगे उस रूप में आप? क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति होती है कि प्रशासन नहीं संभालता है, कई बार स्थितियां, तो सेना को बुलाते हैं। और वो इसलिए जी बुलाते होंगे कि सेना जो है वो जहाँ कठोर होने की आवश्यकता होती है, सेना को बुलाते हैं। तो आप आपकी वो जी। कठोरता छोड़ करके इस प्रशासन में समायोजित हो जाएंगे? बिल्कुल सर। सेना के अंदर हमने हर परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। हम ऑपरेशन भी करते हैं तो कई बार हम सद्भावना ऑपरेशन भी करते हैं जिसके अंतर्गत हम समाज सेवा भी करते हैं और उसमें हम अपनी पोलाइटनेस भी दिखाते हैं। और बहुत सारे जो राहत जो कार्य होते हैं उसके अंतर्गत भी हमने कई बार इस प्रकार का कार्य किया है। और मैं ऐसे नहीं समझता हूँ कि जैसे फौज के अंदर भी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वहाँ ज्यादा अग्रेसिवनेस हो। तो वहाँ भी विनम्रता का भाव हमेशा बनाए रखना पड़ता है। और मैं समझता हूँ मैं अपनी विनम्रता का जो भाव है और जो सेना का अनुशासन है उसके मुताबिक मैं प्रशासन में भी सफल हो पाऊँ। आपकी चॉइसेस में ऊपर क्या रहेगा, आरएस या आरपीएस? सर, आरएएस। आरएस रहेगा। जी सर। चलिए, आपके जो सब्जेक्ट है रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। जी सर। तो इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में कोई तीन आपके फेवरेट व्यक्तित्व भारतीय अ, इतिहास के, प्राचीन काल जी से सर। आधुनिक काल तक? जी सर। मेरे फेवरेट व्यक्तित्व की बात की जाए तो मेरे सबसे फेवरेट व्यक्तित्व है वो चाणक्य है। और उसके बाद में महाराणा सांगा और राव जो जोधपुर के वीर योद्धा कुंपा।
अच्छा, चाणक्य की क्या बातें ऐसी जो आपको वो आपके फेवरेट बनते हैं? चाणक्य एक अच्छे लीडर के तौर पे है, और उन्होंने एक अच्छे टीचर की जो भूमिका निभाई उस समय की जो हालात और उस समय की हम स्थिति को देखते हैं, तो उस स्थिति से बाहर निकल करके उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को इतने बड़े साम्राज्य का राजा बना दिया। और जिस प्रकार से उनकी शासन व्यवस्था थी मौर्य वंश की, उसकी जो शुरुआत है वो पूरी नींव चाणक्य के विचारों के ऊपर ही टिकी हुई थी। तो मैं समझता हूँ जो वो एक बहुत ही अ, विद्वान व्यक्ति थे, और जिसका फायदा आज तक भी भारत के लोगों को उस संस्कृति का हो रहा है। तो क्या चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं मिलते तो चंद्रगुप्त को हम जानते आज? हालांकि सर ऐसा निश्चित तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितना इतिहास हम जानते हैं उसके अनुसार तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि चंद्रगुप्त को स्थापित करने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान चाणक्य को चंद्रगुप्त के अलावा कोई और मिल गए होते तो वो भी चंद्रगुप्त के समान महान शासक हो जाता। इस प्रकार से सर सटीक अनुमान लगाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चल वो उनको एक सही व्यक्ति मिला। चलिए ठीक है, महाराणा सांगा के बारे में बताइए कुछ। जी सर, महाराणा सांगा एक बेहतरीन सैनिक थे, और उन्होंने एक अपना जो सैन्य धर्म है उसके अंतर्गत उन्होंने पूरा अपना जीवन काल है वो एक अपने जो स्वदेश के लिए संघर्ष के अंतर्गत निकाला, और वो आखिरकार तक वो संघर्ष करते करते और वीर गति को प्राप्त हुए। तो उन्होंने समस्त रूप से जो भोग विलासिता के जो कार्य है उनसे वो काफी दूर रहे, और अपना पूरा जीवन उन्होंने मातृभूमि के लिए जो समर्पित किया। ये चीज मेरे को उनकी काफी अच्छी लगती अच्छा, हम आधुनिक काल में आते हैं तब देखते हैं गांधी जी ने कुछ बड़े आंदोलन चलाए। है जी। क्या अलग बात क्या थी गांधी जी के आंदोलन की? गांधी जी की अ, आंदोलनों में एक चीज देखने को मिलती है, जो उनकी इच्छा शक्ति, और जो उनका इच्छा शक्ति है वो बहुत ही प्रबल थी, जिससे उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि गांधी जी के आने से पहले जो कांग्रेस पार्टी जो एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखी जा रही थी, तो वो शहरों तक सीमित थी, और गांधी जी ने ग्रामीण तबकों तक भी इसको फेमस किया, और दूसरा उनका जो कमजोर वर्ग और किसान वर्ग निम्न वर्ग तक इस स्वतंत्रता के आंदोलन को पहुंचाया। ये सबसे उनकी उत्कृष्ट बात है। और दूसरा जो उनकी अहिंसात्मक रवैया था, जो एक विश्व के सामने उन्होंने एक मिसाल पेश किया अपने इस व्यवहार से। विश्व युद्धों का तो उन्होंने समर्थन किया, दोनों का। फिर विश्व युद्ध और अहिंसा दोनों एक साथ कैसे ठहरती है? विश्व युद्ध का उन्होंने समर्थन जो प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत उन्होंने इस प्रकार से किया था कि जिससे भारत के हितों को ध्यान में रख करके उन्होंने किया था, कि उस समय जो हालात थे, उस समय जो स्थिति थी, उसके अंतर्गत वो अंग्रेजों को साथ दे करके, और इससे इसमें कहीं ना कहीं वो भारत का हित देख रहे थे। तो इस लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि हुआ होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या भारत के हित थे जो गांधी जी ने कहा कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं? द्वितीय विश्व युद्ध में भी जिस प्रकार से पहले उन्होंने अंग्रेजों ने गांधी जी और अन्य नेताओं के साथ में जो वादे किए थे उसके मुताबिक उन्होंने इसका समर्थन किया था, और बाद में जब वो अपने वादे से मुकर गए, तो फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और करो और मरो का नारे वगैरह दिए। तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जी उस सर। दौरान आप देखते हैं कि अ, अंग्रेज भी कुछ हद तक भारतीयों को संवैधानिक हित देने के लिए तैयार हुए थे, और अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और इस तरीके जी से सर। अलग अलग प्रस्ताव लेकर के आते हैं भारतीयों के सामने। जी सर। उसमें से ही कोई पोस्ट डेटेड चेक हम पढ़ते हैं। पोस्ट डेटेड चेक किसी को कहा था, वो क्या था पोस्ट डेटेड चेक? जी सर, वो क्रिप्स मिशन को ही उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या वजह क्रिप्स थी मिशन के पोस्ट डेटेड चेक का मतलब? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो अंग्रेजी शासन द्वारा जो मैंडेट लिया गया था, उसमें उन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए बात कही थी। तो उसके लिए
जो गांधी जी एवं अन्य जो भारतीय नेता थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हमें पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें पोस्ट डेटेड तो कहीं आया ही नहीं। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या, चेक क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक ऐसा चेक होता है जिसका एक निश्चित अवधि के अंदर भुगतान के लिए वो वैध होता है, लेकिन जब वो डेट, आखिरी डेट उसकी निकल जाती है भुगतान की, तो फिर वो एक रद्दी कागज की तरह हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इसी वजह से जो उस समय गांधी जी का जो प्लान वो था। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, आपकी वीडियो आवाज आ आपका रही है? चला गया। हाँ आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, चलिए कंटिन्यू, हाँ ए, बिल्कुल। ए, चलिए एक ठीक है। एक मिनट सर, मैं एक मिनट सर, मैं एक मिनट सर। हेलो। हाँ गुम सिंह जी, आ रही है आवाज? हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज, हाँ, हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर। हाँ, हाँ सर, सॉरी सर, सवाल थोड़ा दोहरा दोगे? हाँ नहीं ठीक है, वो हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे चले। जब भारत आजाद हो जाता है, और जो आप तो सेना में भी रहे हैं, और कश्मीर का जो इश्यू है वो अ, आजादी के बाद से लगाकर अभी तक जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का भी इशू रहा है। तो जब ये एलओसी बनी तो क्या है एलओसी, किस किस के बीच में है लाइन ऑफ कंट्रोल, और अ, कैसे बनी है एलओसी? सॉरी सर, आवाज नहीं आ सुना रही, आपने सवाल? कौन कट सा? रही है। हाँ सर, आवाज कट रही है सर। नेटवर्क इशू रहा होगा आपका। हाँ हाँ सर, हाँ बारिश। हाँ मैं ये जानना चाह रहा था कि एलओसी जब बनी तो क्या है एलओसी, किन किन को जोड़ती है, और किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में एलओसी बना? आप कश्मीर में भी रहे हैं और इतिहास भी आपका सब्जेक्ट है, राजनीति भी है, अ, उसके बारे में बताएं जी कुछ। सर। सर, जो एलओसी है वो 1948 के अंतर्गत जो कश्मीर के ऊपर कबायली हमला किया गया था पाकिस्तान द्वारा, तो उसके अंतर्गत जब बात का देना, तो जहाँ पे युद्ध विराम हुआ था, तो उसमें उसी जगह को, जहाँ पे उस समय युद्ध विराम की समय जहाँ पे जो स्थिति थी दोनों सेनाओं की, उसी स्थिति को एलओसी मान लिया गया। ये भारत और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में अवस्थित है। चलिए, आप जैसलमेर से हैं, और जैसलमेर लोक कला में राजस्थान में अपना विशेष महत्व रखता है। अभी कोई लोक कलाकार जैसलमेर के प्रसिद्ध जिनका हाल ही में देहावसान हुआ? जी सर, अभी जो दप्पू खान जी थे मिरासी, जैसलमेर के, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। वो एक अच्छे कलाकार थे। क्या खासियत है जो मरु प्रदेश मान लें हम एक तरह से, जैसलमेर, बाड़मेर, कुछ जोधपुर का हिस्सा है, वहाँ की इन लोक कलाओं में, वहाँ की जी गायकी में कोई तीन कोई ऐसी अलग बातें बताइए जो राजस्थान के दूसरे हिस्सों से या देश के हिस्सों से भी उसको अलग पहचान बनाती है। एक तो सर ये आदिकाल से एक परंपरा चली आ रही है, जो वो घराने हैं वो इसी फील्ड में वो लगे हुए हैं, उनका जो खानदानी काम है, और जिससे कि वो जो पुरानी कला है वो अभी तक संरक्षित है। और दूसरा मैं एक कारण मानता हूँ कि जो राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान की जो माट गायकी, वो माट गायकी अपने आप में एक अनुपम है। तो उसका भी एक योगदान रहा है, जो कि अन्य क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलता है। और तीसरा है जो यहाँ के वाद्य यंत्र है, जो कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जैसे कमाचा है, खड़ताल है, वो और कहीं विश्व में भी ऐसे कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो वो एक अलग लोगों का आकर्षण है सर।
इनकी गायकी में विषय क्या रहते हैं मुख्य रूप से? इसमें सर मुख्य रूप से इसमें जो जुड़ावा गीत होते हैं, जो विरह जुड़ावा, जो विरहिणियों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, एक वो होते हैं। दूसरे सर जो विवाह गीत होते हैं वो होते हैं। और तीसरे जो मौसम के अनुसार ऋतु संगीत होते हैं, जो ऋतुओं के अनुसार गाए जाते हैं, वो होते हैं। ये तीन मुख्य रूप से यहाँ के जो विषय। चलिए, भारत के कोई प्रसिद्ध 3 बास्केटबॉल खिलाड़ियों के नाम बता दीजिए। हाँ जी, खुशीराम जी, और हनुमान सिंह जी, और ओम प्रकाश जी। बास्केटबॉल क्या कारण भारत बास्केटबॉल में कहीं विश्व स्तर पर या कहीं नाम आता नहीं भारत का? इसका मैं समझता हूँ मुख्य कारण ये है कि सर इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वो अभी भी हमारे भारत के गांवों तक उसकी पहुंच नहीं है। और दूसरा जो कहीं ना कहीं इसमें सरकार द्वारा भी जो क्रिकेट और अन्य खेलों को जो प्रोत्साहन मिलता है वो बास्केटबॉल को उस अनुरूप नहीं मिला है। और तीसरा जो मीडिया द्वारा भी जो इसकी इतनी कवरेज नहीं होती है, तो मीडिया द्वारा भी ये उपेक्षित है। चलिए ठीक है कुम सिंह जी, थैंक यू। आगे आगे। थैंक यू सर। हाँ आकाश जी और मनीष जी, आप थोड़ा थोड़ा टाइम लेना। हाँ आकाश जी। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आप नमस्ते जैसलमेर से बिलोंग करते हो? जी सर। जैसलमेर की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए जिनको हम टूरिज्म के रूप में डेवलप कर सकते हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं में सबसे बड़ी यहाँ की जो वेशभूषा है जैसलमेर की, औरतों की और पुरुषों की दोनों की। और दूसरी जो यहाँ का लोक संगीत है। और तीसरी जो यहाँ की मेहमान नवाजी। ये तीन चीजें मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर, इनको टूरिज्म के साथ के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। जी सर। अच्छा, आपने बताया कि लोक संगीत है और दापू खान जी का भी अभी सर ने पूछा, तो ये मंगलियार और लांगा दो होते हैं, तो इन दोनों के मध्य में क्या फर्क है? इसमें मुख्य अंतर सर मंगनियार गायकी है, जो मंगनियार है वो लगभग मांड गायकी की, उनकी मांड गायकी और मारवाड़ी भाषा का उसमें ज्यादा पुट रहता है। और जो लंगा जाति है वो ज्यादातर उनके गीतों में सिंधी भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है। और दूसरा ये है कि जो लंगा जाति के लोग हैं उनके जजमान मुसलमान होते हैं ज्यादातर। और मंगनियार है वो उनके जजमान राजपूत और अन्य हिंदू जातियां होती बिल्कुल। अभी जब भी हम बात करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फिटिसाइड की, तो राजस्थान की जब बात आती है तो जैसलमेर की बात आती है। तो आपको क्या लगता है क्या क्या कारण है जिसके कारण जैसलमेर में जो है ये फीमेल इन्फेंटिसाइड और फिटिसाइड जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है? इसका मुख्य कारण सर यहाँ पे शिक्षा की कमी है। और दूसरा जो यहाँ का जो समाज है उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादिताएं हैं, वो घर करके बैठी। तो तीसरा जो ये जो महिलाओं का जो जागरूकता कम है, और समाज की जो इसके प्रति जो एक जागरूकता है उसको अभी अभी तो उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन वो रफ्तार काफी धीमी है। बिल्कुल। सर आप राजस्थान की कोई एक स्कीम का नाम बताइए जो इसी दिशा में कार्य कर रही है, उसका जो कार्य क्षेत्र है वो यही है कि हम महिलाओं की स्थिति जो मेनली जो ये हो रहा है उनकी स्थिति में परिवर्तन किया जाए। महिलाओं की इस स्थिति में लेके जाओ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। और सर राजस्थान सरकार की एक राजश्री योजना है, जी तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर राजश्री योजना लड़कियों के एजुकेशन और उनके प्रोत्साहन से संबंधित है, लेकिन मैं इसके बारे में सर एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं सर। अच्छा सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है विमेन का जो है वो आर्मी में इंडक्शन के लिए। तो जी सर। काफी सुप्रीम कोर्ट का ये रहा है कि कुछ टाइम पहले उन्होंने परमानेंट कमीशन के लिए कुछ सेलेक्टेड पोस्ट जो होती है उनके लिए जजमेंट दिया, फिर बाद में और उन्होंने आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया।
तो आपको क्या लगता है एक साथ में ये क्यों नहीं दिया जा रहा है कि चलो सब जगह पे हम एक साथ में महिलाओं को जो है जगह दे देते हैं? ये हिचकिचाहट रहती है, ये तो इनके क्या क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि जब हम महिलाओं को, विमेन को जब हम उस पोस्ट पे रखेंगे तो उस पर क्या क्या समस्याएं हो सकती है जो हम कंसिडर करते हैं, जो सरकार लेके चल रही है? मैं समझता हूँ जो सर अपना भारतीय समाज है और उसके अंदर अभी भी पुरुषवादी समाज है, और उसके अंदर जो महिलाएं हैं वो अभी इस स्थिति तक हमारा समाज नहीं पहुंचा है। दुर्भाग्य है ये हमारे समाज का कि जो एकदम जो सक्रिय फोर्सेज है, जो फाइटिंग फोर्सेज है, उसके अंदर वो उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो सकती। इस वजह से जो नॉन कॉम्बैट ग्रुप है वहां से अभी हमारे सरकार ने शुरुआत किया है, और इस प्रकार से धीरे धीरे मैं समझता हूँ कुछ ही वर्षों में अपने को फाइटिंग फोर्सेज में भी लेडीज की एंट्री देखने को मिलेगी। तो इस कदम को मैं कहीं न कहीं उचित मानता हूँ। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप उचित मानते हो, उचित ये है भी। और सर ये आप कह रहे हो कि हमारे समाज में, ये समाज में थी या समाज में डेवलप होगी? हमारे समाज में तो हम बात करते हैं कि शक्ति की बात करते हैं, दुर्गा की बात करते हैं, उसके साथ ही साथ में अब ग्रीक में जाएंगे तो वहाँ एथेना की बात होती है, डायना की बात होती है, ये सब शक्ति के रूप है। तो कहीं न कहीं हमारे समाज में तो हम महिलाओं को वॉरियर ही मानते थे पहले से ही। तो ये समाज में डेवलप हुई या फिर क्या कारण रहे, आपको क्या लगता है? इसका सर मुझे मुख्य कारण ये लगता है कि जो प्राचीन भारत का हम इतिहास देखें तो वहां पे इस प्रकार की कोई कुरीतियां नहीं थी, और हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों को बहुत ही एक ऊंचा दर्जा प्राप्त था। लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल आया तो उस समय कई बाहरी आक्रमणकारी यहाँ आए, और उसमें आक्रमणकारियों ने हमारी संपत्ति और संपदा लूटने के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी उन्होंने कहीं कहीं पथभ्रष्ट किया। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई, छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था, ये सब कुरीतियां हैं जो घर कर गई, पर्दा प्रथा। अच्छा सर, एक ये अब इसी को समराइज करके एक मैं सवाल पूछूंगा। आपको क्या लगता है महिलाएं सही में लड़ाई नहीं कर सकती या समाज ने ऐसा बना दिया है कि वो लड़ाई नहीं कर सकती? बिल्कुल सर, समाज ने ऐसा बना दिया कि लड़ाई नहीं कर सकती। नहीं तो हम देखते हैं जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सर, और बहुत रजिया सुल्तान, बहुत सारी ऐसी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर, ये अभी आप आर्मी से आए हो तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनमें जो है वो चीज नहीं होगी जो आप में है। तो आपको क्या लगता है वो डिफरेंट क्या क्वालिटीज जो होगी वो आपको आर्मी बैकग्राउंड से आपको सीखने को मिली है जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में काम में आ सकती है? सर इसमें सबसे बड़ी एक हमारे आर्मी में लगातार यही सिखाया जाता है कि अपने नाम नमक और निशान, एक नारा है आर्मी में, उसके अंतर्गत कि आप किसी भी परिस्थिति में जो जिसके प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी जो वफादारी है उसको कभी नहीं कम करोगे। और दूसरा, हम किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कम संसाधनों के अंतर्गत भी हम काम करने का जो मेरे अंदर मादा है। और तीसरा है जो, वो है कि मैं एक सेना ने मेरे अंदर साहस और एक जो क्षमता का मेरे अंदर विकास हुआ, वो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ जो मेरी टीम भावना और नेतृत्व क्षमता है वो प्रशासन के अंदर भी उपयोगी साबित होगी। सर बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर था आपका। सर नेक्स्ट सर। थैंक यू। मनीष जी। हाँ, कुम सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, नमस्कार सर। आगे नमस्कार सर, नमस्कार सर। कुम सिंह जी, जैसे वैसे है आप, नाचना और कुलधरा, सही हूँ मैं? ऐसे दो नाम सुने हैं मैंने जैसलमेर के बारे में, क्या है ये दोनों, बताइए मुझे। सर नाचना एक जैसलमेर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक गांव है, कस्बा है, जहाँ पे जहाँ के ऊंट बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ के ऊंट बहुत दौड़ने में बहुत तेज होते हैं। और जो कुलधरा की बात किया सर, कुलधरा एक पुराने टाइम में पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, और उसकी जो स्थापत्य कला और जो गांव की बसावट है वो आज के आर्किटेक्चर को टक्कर देती है। तो उस उनकी जो सबसे अच्छी वहाँ कुलधरा की जो चीज है वो है उनकी जो वाटर मैनेजमेंट है सर। वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, जिसे हम आज भी उनसे सीख सकते हैं। तो ये दोनों गांव।
अच्छा, कुम सिंह मुझे बताइए, जैसलमेर में जो वार टूरिज्म है, वार टूरिज्म की क्या संभावना है जैसलमेर में? सॉरी सर, सवाल दोहराना, थोड़ा आवाज कट गई। मेरा प्रश्न ये है कुम सिंह जी कि जैसलमेर में वार टूरिज्म की क्या संभावना है? वाटर वार टूरिज्म। वार टूरिज्म सर। यस सर, यस। जैसलमेर जैसलमेर के अंदर वार टूरिज्म की बहुत ही अच्छी संभावना है। और इसके अंतर्गत अभी एक लोंगेवाला संग्रहालय बनाया गया है जैसलमेर के अंदर, जिसके अंदर जो 1965 और 1971 की युद्ध पाकिस्तान से कैप्चर की गई जो टैंक्स है, गने हैं, उनका वहां डिस्प्ले किया गया है। और दूसरा जो लोंगेवाला और भुट्टो वाली चौकी है, वो जहाँ पे भारतीय सैनिकों का जो बलिदान और त्याग की जो प्रतीक है आज भी मानी जाती है, वो एक पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय साबित हो सकती है। और तनोट माता का मंदिर। बहुत बढ़िया कुम सिंह जी। अच्छा, जब आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे तो उसमें आपने कहा कि महाराणा सांगा का नाम लिया जी आपने, सर। और मारवाड़ से आपने जी सर। जो कुम सिंह है ना उनका नाम लिया था आपने। तो मेरा जी प्रश्न जी ये है सर। कि मेवाड़ से आपने महाराणा प्रताप या महाराणा कुंभा का नाम नहीं लिया, और जोधपुर से आपने जी सर। वीर दुर्गादास राठौड़ का या फिर अजीत सिंह का नाम नहीं लिया, क्या वजह माने जी इसकी? सर। सर, यदि इस प्रकार देखें तो राजस्थान में वीरों की अ, गिनती असंख्य है। और उसमें जो महाराणा प्रताप और महाराणा कुंभा या आपने जो नाम लिए वो वास्तव में ही एक वीर और आदरणीय है। लेकिन मुझे तीन लोगों का यदि चयन करना था तो मैं उन लोगों से प्रभावित ज्यादा हूँ सर बनिस्पत। अच्छा अच्छा। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है। आज 30 मार्च है और राजस्थान दिवस मनाते हैं हम लोग। तो राजस्थान के एकीकरण के समय जैसलमेर की क्या स्थिति थी? जैसलमेर सर चौथे चरण के अंदर राजस्थान में शामिल हुआ, जो 30 मार्च 1949 को हुआ। और जैसलमेर एक अलग से रियासत थी, जिसके उस समय तत्कालीन महाराजा रघुनाथ सिंह जी थे। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत बढ़िया कुंभ सिंह, थैंक यू कुंभ सिंह जी। ठीक है महावीर थैंक यू सर, सर। कंप्लीट आज करें ना। हाँ हाँ सर। अतुल सर, फीडबैक सर। हाँ कुम सिंह जी, जी सर। बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू आपका। फैक्ट्स थैंक के यू हिसाब सर। से देखें तो कहीं कोई कमी नहीं। और जी खास सर। बात ये रही कि आपने कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस आए अचानक, तो उसमें कहीं ऐसा लगा नहीं कि आपने जी जैसे सर। तैयार करके या याद करके या रट के बोला हो। जैसे जैसे कोई भी तीन बातें जी पूछी, एक सर। सांस्कृतिक के बारे में तीन बातें बताइए, जी सर। पर्यटन का पूछा था जी आपने सर। बहुत अच्छे से। और जैसलमेर आपने अच्छा तैयार किया है, ये आपने शायद जैसलमेर को जी जिया है इसलिए अच्छे से बता पा रहे हैं। घुमाने का भी ज्यादा प्रयास नहीं जी किया सर। आपने। एक दो बातें बस जी इतिहास सर। का भी जो मैंने पूछा तो आपका बहुत अच्छा रहा। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते ना, कोई तीन बताइए, आपको नहीं है तो आपने इसको बहुत अच्छे से जी हैंडल सर। किया। ये मेरे मुझे तो ये जी लगता सर। है, बाकी बाकी ये कम नहीं थे। एक बीच में आप लाइन बोल गए, प्राचीन थैंक भारत यू में सर। कुरीतियां और मध्यकाल में आई, तो जी एग्री सर। करते हो या उसी टाइम एग्री कर रहे थे? नहीं सर, एग्री करता हूँ मैं वास्तव में। प्राचीन भारत में कुरीतियां नहीं थी महिलाओं के प्रति? प्राचीन सर में वैदिक भारत में तो विदुषियां थी और उनको एक दुर्गा का, शक्ति का अवतार माना जाता था। औरतों की पूजा होती थी। हाँ तो ठीक इस है, लेकिन प्रकार आपने के। बहुत बहुत जी बड़े काल के बारे में बहुत बड़ा डिस्कस हो गया। वैदिक काल को छोड़ने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कुछ कुरीतियां भी आ जाती है। तो एक पूरे कालखंड के बारे में इतना बड़ा निष्कर्ष एकदम से नहीं बोलेंगे, फिर उसमें कहीं अपन को उलझा नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रारंभिक वैदिक, बिल्कुल। उत्तर वैदिक में तो कुछ आई, ऐसे, और गुप्त काल में हाँ आते हैं तो ऐसे आते बोल ही सकते हैं कि ये क्रमिक विकास हुआ है इनका धीरे धीरे। हाँ शुरुआत चरण में तो नहीं थी, जो मूल रूप से जो ऋग्वैदिक जी और वैदिक काल में। लेकिन धीरे धीरे समय जी के साथ जब आर्थिक संपन्नता आती है या कुछ, तब इसमें कुछ बुराइयां आ जाती है। पूरे कालखंड को हाँ। देना थोड़ा सा अपन फिर उसमें कहीं उलझा नहीं हम्म। दे। ठीक है। बिल्कुल और सर बाकी बिल्कुल। फिर बाकी सही है। पोस्ट डेटेड चेक वाले में थोड़ा सा अटक रहे थे, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ उन्होंने कहा कि वही हम था ना सर, क्रिप्स में नहीं था तो क्रिप्स ही था, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब फिर आपके लिए एक अच्छा संविधान सभा अच्छा। बनाएंगे।
हाँ और आज भाई हाँ युद्ध के बाद दोगे, मतलब आप चेक तो आज दे रहे हो और फायदा बाद में मिलेगा, तो इसलिए पोस्ट डेटेड चेक करो। हाँ, फिर बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। संभाल लिया था आपने, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। अच्छा है। बाकी बिल्कुल कुलदरा बोला तो कुलदरा का जैसे आपने स्टेटमेंट दिया था कि आर्किटेक्चर ऐसा है कि आज से भी बेहतर है, तो मैं जी ये जी, मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा कि क्या बेहतर है। मान लो उसमें कहीं पूछ ले कि अच्छा बता बिल्कुल दो कुलदरा में ऐसा क्या है जो आर्किटेक्ट आपने है, तो दो तीन बातें बिल्कुल सर, उसमें भी वहाँ लिख। के बिल्कुल हाँ, मतलब अपन कुछ कुछ भी बोले तो काउंटर उसमें से निकलेगा, और उसको जी संभाल सर, लिया तो फिर अच्छा रहता है। बाकी आपका जी बहुत शानदार रहा, आप कॉन्फिडेंट भी हो, फैक्ट्स भी है, और प्रेजेंटेशन भी जी। अच्छा है। बस मैं इंटरव्यू लेने के लिए शर्ट पहन के बैठा हूँ, तो आप भी शर्ट पहन के आते अच्छा सर लगता मैं आज है। थोड़ा एक्चुअल क्या मेरे काफी गलती हो गई। हुआ था, लेकिन मैं भी शर्ट पहन के बैठा, मैंने इंटरव्यू लेना है, थोड़ा सा मैं फॉर्मल। जैसे ही मैंने ड्रेस उतारी वैसे मेरे को याद आया, अरे यार मेरा इंटरव्यू, मैंने कल फोन करके कहा, रिक्वेस्ट किया था महावीर जी से, मैंने कहा मेरा एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज नहीं नहीं, करो। अच्छा है, आज ऑर्डर बहुत बस अच्छा रहा। थोड़ा लेट